हम पढ़ रहे थे प्रोसेसर्स, हार्डवेयर का टॉपिक है प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स हार्डवेयर का टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 के तौर पे, अगला तो हमारा बूलियन है। बट प्रोसेसर्स में आज का जो सा मेन टॉपिक है वो था हमारा पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क्स simultaneously before the first task is finished its execution. Many tasks are at different stages. Each task is divided into multiple stages, 5 stages. It is instruction level parallelism. There are certain problems with pipelining as well. Pipelining is more efficient in RISC processors because each instruction has a defined length और उसको एग्जीक्यूट करने का एक डिफाइंड टाइम होता है। हर इंस्ट्रक्शन को मुख्तलिफ स्टेजेस में से जब आप गुजारते हैं तो हर स्टेज का एक गिवन टाइम होता है। अगर आप पाइपलाइनिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर एक इंस्ट्रक्शंस आपकी मिसाल के तौर पे 25 नैनो सेकेंड्स पे जाके खत्म होती है तो 5 इंस्ट्रक्शन 5 मल्टीप्लाई बाय 25 पे जाके खत्म होंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पे जाके 25 पे जाके खत्म होगी। अगर आप पाइपलाइनिंग के बगैर करते हैं 5 नैनो सेकेंड्स एक आपका साइकिल है इज इक्वल्स टू 1 साइकिल या 1 स्टेज आप बोल लें। आपके कितने साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं? 5 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपको कितनी रिक्वायर्ड होंगी फिर? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 नैनो सेकेंड्स, यानी कि 25 नैनो सेकेंड एक इंस्ट्रक्शन के लिए विदाउट पाइपलाइनिंग। ये फिक्स्ड है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड देन रिजल्ट राइट बैक। अच्छा, ये 25 नैनो सेकंड्स हो गए। विदाउट इसके होता तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती मल्टीप्लाई बाय दैट चल रहा होता। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, पहला आपका मिसाल के तौर पे अगर डायग्राम बनाई जाए और डायग्राम की तरफ देखा जाए, सो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, रिजल्ट राइट बैक। ये पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, 5वीं साइकिल, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एंड सो ऑन। पहला होता है यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन का पहला काम, फिर पहली इंस्ट्रक्शन का दूसरा काम, पहली इंस्ट्रक्शन का तीसरा, पहली इंस्ट्रक्शन का चौथा और पहली इंस्ट्रक्शन का 5वां। अगर पैरेललिज्म ना होती तो इसकी खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या होता? 2.1 यहाँ से शुरू होती, फिर इसके बाद 2.2 होता, फिर 2.3 होता, 2.3, 2.4, 2.5। तो यहां से लेकर 5 तक पहली 5th साइकिल, दिस इज 5th cycle and each cycle is 5 नैनोसेकेंड्स। तो ये कितना हो जाता फिर? 25 नैनोसेकेंड। फिर यहां पे ये आ जाती 10th साइकिल, इसमें मजीद 25 आप ऐड करते तो ये आ जाता 50 नैनोसेकेंड्स पे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सबको क्लियर हो रही है? 50 नैनोसेकेंड्स पे चला जाता और ये इसी तरह से क्या होता? चलता जाता, ठीक है। लेट्स से अगर 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, 6 इंस्ट्रक्शंस होती फॉर 6 इंस्ट्रक्शंस, 25 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाता नैनोसेकेंड्स में, यानी कि 25 नैनोसेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 6 इंस्ट्रक्शंस, तो कुल मिला के कितना हो जाता? 150 नैनोसेकेंड्स, ठीक है। अगर आप पैरेललिज्म अप्लाई करते हैं तो पहली इंस्ट्रक्शन 25 नैनोसेकेंड्स के ऊपर होगी, उसके बाद हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक साइकिल लगेगा। पहली इंस्ट्रक्शन यहां तक, 6 इंस्ट्रक्शंस अगर आपने एग्जीक्यूट करनी थी तो पहले यहां तक, आगे 5 साइकिल्स और लग जाएंगी। इसकी कितनी साइकिल्स लगेंगी? 5 साइकिल्स और लगेंगी। पहली साइकिल 25 नैनोसेकेंड्स तक, ठीक है। विद पाइपलाइनिंग, विद पाइपलाइनिंग क्या होता? 6 इंस्ट्रक्शंस है, फर्स्ट
इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने साइकिल्स चाहिए थे? 25 नैनो सेकेंड्स चाहिए थे। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस कितनी होंगी? 6 माइनस टोटल इंस्ट्रक्शंस -1। ठीक है, कितनी इंस्ट्रक्शंस होगी? 5 इंस्ट्रक्शंस हो गई, इज इक्वल टू 5 साइकिल्स लगेंगे। कितने साइकिल्स लगेंगे आप? क्योंकि अब हर एक साइकिल पर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो 5 साइकिल्स का मतलब कितना है? कितने नैनो सेकेंड्स? 25 नैनो सेकेंड्स लग जाएंगे। तो टोटल कितने नैनो सेकेंड्स लग जाएंगे? 25 और 25 इज इक्वल टू 25 और 25 मिला के 50 नैनो सेकेंड्स। अब ये पहली इंस्ट्रक्शन में मतलब फर्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो इतना फर्क नहीं आता इन दोनों में। 25 150 नैनो सेकेंड्स में और 50 नैनो सेकेंड्स में इतना फर्क नहीं है, 3 गुना का फर्क है। पाइपलाइनिंग में ट्रिपल, मतलब यूं समझ लें इस केस में 3 गुना स्पीड बढ़ा दी है आपकी प्रोसेसिंग की। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शंस की तादाद बढ़ जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा और बहुत ज़्यादा कह लें कि फास्ट प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होगा। अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो विद पाइपलाइनिंग विदाउट पाइपलाइनिंग सेम ही होगा। 2 इंस्ट्रक्शंस हैं तो विद पाइपलाइनिंग 6 साइकिल्स लगेंगे, और विदाउट पाइपलाइनिंग आपके 10 साइकिल्स 50 नैनो सेकेंड्स। पाइपलाइनिंग के साथ 30 नैनो सेकेंड्स, विदाउट पाइपलाइनिंग 50 नैनो सेकेंड्स लगेंगे। वो मजबूरी है आपकी कि पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको 25 नैनो सेकेंड्स लगते हैं। तो जो स्टार्टिंग होती है प्रोसेसिंग की वो उसी तरह से है, वो दोनों के लिए सेम है। उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंतजार करना है, बिकॉज पहला स्टेप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा उसकी वैल्यूज को लोड नहीं कर सकता। तो वो फिर नेचुरल है। इसीलिए होता क्या है, पहली इंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है, स्टार्टिंग थोड़ा सा डिलेड प्रोसेस होता है, उसके बाद जो सा है थोड़ा जल्दी काम स्टार्ट हो जाता है उसका। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं उतना पाइपलाइनिंग एफिशिएंटली। तो जब पैरेलल प्रोसेसिंग की बात की जाती है तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पाइपलाइनिंग प्लस यूज ऑफ मल्टी प्रोसेसर मल्टी कोर सिस्टम। पाइपलाइनिंग और मल्टी कोर सिस्टम आ जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग में। ये किस तरह की पैरेलल प्रोसेसिंग है? इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है। एक है पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब पैरेलल प्रोसेसर्स लगाए हुए हैं, एक प्रोसेसर नहीं है, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाए होंगे। जो इसी चैप्टर का अगला पार्ट है जिसके साथ मैं कंटिन्यू करूंगा अल्फाज को, वो है मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो जब हम पाइपलाइनिंग पे आते हैं तो दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, वी नीड सर्टेन अमेंडमेंट्स इन इट। इसको भी कुछ ना कुछ कह लें कि अमेंडमेंट्स की या कुछ तब्दीली की या कुछ बेहतरी की जरूरत पड़ती है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पाइपलाइनिंग दैट डू अकर व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, So I will write a heading problems associated with pipelining. Problems associated with pipelining. A program contains an instruction, for example, आप स्क्रीन पे देख के बताएं ये जगह नजर आ रही है? नहीं आ रही? ये जगह नजर आ रही है? अच्छा देखें, a program contains instructions such as add, R3, R2, R1, R3, R2, R1,
R5, R4, R3, इसका मतलब ये है R3 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1 है इसका मतलब, और इसका मतलब है R5 इज इक्वल्स टू R4 प्लस R3, और तीसरी इंस्ट्रक्शन है R10 is equals to R9 plus अच्छा, अब जिस तरह मिसाल लेते हैं, यहां पे बात करते हैं, मेन इंस्ट्रक्शंस ये वाली हैं, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी और तीसरी। प्रोग्राम कंटेन्स दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस। अब R1 प्लस R2 ऐड होके किस में सेव होगा? R3 में होगा। R4 और R3 ऐड होगा, R5 में सेव होगा। R9 और R8 ऐड होगा और किस में सेव होगा? R10 में होगा। अब इसमें एक इशू ये है कि ये जो R3 है जिसको अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पास अभी कंटेंट्स नहीं होंगे और ये यूज हो जाएगा अगली इंस्ट्रक्शन में, है ना। पहले इसका आंसर निकलेगा, R1 प्लस R2 का आंसर आएगा, फिर इसको इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे किसको लिख दिया है? R3 को लिख दिया है। अब R3 इज येट टू बी फाउंड, इसने भी अपना आंसर निकाला नहीं है। ये पहले पुरानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, इसको आंसर आ जाना चाहिए था। R3 के अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो जाती है, R मींस रजिस्टर्स, ठीक है। ये तमाम ये क्या चीजें हैं? R स्टैंड्स फॉर, ये रजिस्टर्स मैंने डमी तौर पे रजिस्टर्स लिखे हैं। R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्स की मैंने मिसाल ले ली है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है, पहली प्रॉब्लम पहले डिफाइन करें, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम इसमें यह है, यू आर यूजिंग अ रजिस्टर दैट इज नॉट कैलकुलेटेड येट, दैट नीड्स इट्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम so that it can be used in any other process. It doesn't has any value in it, maybe a dummy value or a null value, it has nothing. What does it mean? The value stored in R5 will not be the actual value which was intended to be saved in R5. R5 is not storing the actual or the real value, ये fake value रख रहा होगा अपने पास, बिकॉज R3 के पास कोई चीज नहीं होगी और R4 प्लस, ये तो एक मिसाल ली है ना मैंने एडिशन की। सोचें अगर प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस ऐसे एग्जीक्यूट करने लग जाएं तो हर लम्हे बाद एरर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि कुछ मशीन इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है, कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स परफॉर्म करने हैं, तो कुछ काम अभी हो ही नहीं सकते तब तक जब तक पिछले कुछ काम एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो इसी तरह से ये वाला भी वही प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करेगा कि R3 अभी इस्तेमाल हुआ, अभी इसका आंसर आया कोई नहीं और आप आगे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मशीन के हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वो एरर्स ले आएगा, वो सॉफ्टवेयर माल फंक्शनिंग ले आएगा कि आप वो स्टेप्स पहले करा रहे हैं जो हो ही नहीं सकते। तो जो वैल्यू वो पास करेगा, R5 रजिस्टर है ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस की बात हो रही है, क्या हर दफा प्लस माइनस प्रोसेसर करता है? नो, वो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कर रहा होता है। तो उसके जब आंसर्स खराब आ गए तो एकदम कहेगा नहीं यार दिस इज रॉन्ग। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो यहां पे R3 के साथ प्रॉब्लम क्या है? R3 is yet to be calculated. R3 is yet to be calculated. इसको भी कैलकुलेट करना है। बात समझ आ रही है? इसको फिक्स हम ऐसे कर सकते हैं, अरेंजमेंट करके, इसको ऊपर लिख लें और इसको नीचे लिख लें, ठीक है। इसको फिक्स करें जरा, तो कोई और काम पहले, मतलब कोई भी और काम पहले करवा दें और ताकि जब दोबारा हो तो दूसरी वैल्यूज आए। एक चीज एडवांस बता दूं, समटाइम डमी ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं,
ताकि गलत वैल्यू ना पिक कर ली जाए किसी रजिस्टर की। प्रोसेसर क्या करता है, डमी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है टाइम पासी के लिए, ठीक है, ताकि प्रोटोकॉल्स भी ना फॉल ख़राब हों, जो असूल हैं वो भी ख़राब ना हों और चीज़ें अलाइंड भी रहें। बाय द वे प्रोसेसर के पास टाइम पासी के लिए कुछ होता नहीं है, बट वो अपने जो काम है, जो काम उसने आगे परफॉर्म करने होते हैं, किसी के साथ लेन देन नहीं हो तो वो पहले ही उसको एग्जीक्यूट करवा लेता है। अरेंजमेंट आपने ठीक कर ली। एक क्वेश्चन लिखें, each instruction takes 5 cycles to complete। एक क्वेश्चन लिखें, each instruction takes 5 cycles to complete। Explain how pipelining fails। Each instruction takes 5 cycles to complete। Explain how pipelining fails। For the first 2 instructions, explain how pipelining fails for the first 2 instructions। इसका explanation लिखें, how pipelining fails for the first 2 instructions, इसकी explanation लिखें। The result of the first addition slash instruction, the result of the first addition slash instruction, the result of the first addition slash instruction has not been stored in register R3, has not been stored in register R3 before the next instruction, has not been stored in register R3 before the next instruction needs to load the value from R3, hence there comes an issue of data dependency, that is R3 is fetched before it has been assigned. R3 is fetched before it has been assigned a value during the same clock cycle. During the same clock cycle. बात समझ आ रही है? During the same clock cycle. हेडिंग लिखें, ऑप्टिमाइजिंग पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजिंग पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम, इसी तरह की प्रॉब्लम है। मतलब आपने प्रोसेसर को ना इंतजार करवाना है, ना डेटा डिपेंडेंसी के लिए वेट करवाना है। समझ आ रही है? ऑप्टिमाइजिंग पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम्स ब्रैकेट में लिखें, वी मस्ट प्रिवेंट प्रोसेसर फ्रॉम, ब्रैकेट में लिख लें, वी मस्ट प्रिवेंट प्रोसेसर फ्रॉम वेटिंग, वी मस्ट prevent processor from waiting and removing data dependency
and removing data from waiting. We must prevent processor from waiting and removing data dependency. अगली अब explanation लिखें. As we can see, the third instruction is not dependent on the first two. The third instruction is not dependent on the first two. The third instruction is not dependent on the first two. That is, add R10, R9, R8. That is, add R10, R9, R8 is not dependent on add R3, R2, R1 and add R5, R4, R3. Therefore, the instruction T3 and instruction 2 can be swapped. Therefore, instruction 3 and instruction 2 can be swapped. Therefore, instruction 3 and instruction 2 can be swapped. Therefore, instruction 3 and instruction 2 can be swapped. ब्रैकेट में लिखें R3 could not be used. R3 could not be used in any next instruction until it stores the answers from the previous instruction. अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ गई. नेक्स्ट जी, अगर हमें एक और सिनेरियो इस तरह का मिलता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आगे आ रही हैं सारी की सारी एक दूसरे पर, फिर तो मजबूरी है ना, फिर तो इंतजार ही है. तो प्रोसेसर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि सारी की सारी A to Z ही, मतलब आपकी जो बात है, डिपेंड कर रही हूँ एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, फिर तो जाहिर सी बात है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. ये तो बड़ा ही पर्टिकुलर सिनेरियो है. लेकिन ऑल इंस्ट्रक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कंप्यूटर एक टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा, पैरेलल परफॉर्मेंस उसकी हो रही है, पैरेलल चीजें परफॉर्म कर रहा है. तो जो एक दूसरे से एसोसिएट नहीं कर रहे होते तो उनको कम से कम 5 इंस्ट्रक्शंस के बाद की जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे सोचें पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 साइकिल्स चाहिए थे. अब 5 साइकिल के बाद वो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है. तो 5 साइकिल्स के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को नहीं यूज करना आपने. उसके बाद की जो उनसी छठे साइकिल में जो वैल्यू आ रही थी, छठी इंस्ट्रक्शन लेट से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 इंस्ट्रक्शंस तो फेच में आ गई थी ना. इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, 5 हो गई. अब पहली इंस्ट्रक्शन जो पहले साइकिल में फेच हो चुकी थी, 5वें साइकिल में वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो छठे में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये मैक्सिमम सिनेरियो 5 साइकिल्स तक का आपने वेट करना है. तो मतलब क्या,
5 आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अगर एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं तो प्रॉब्लम, छठी जो सी इंस्ट्रक्शन है उसको आप पहले ला सकते हैं, ठीक है बात के नहीं, मतलब छठी इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट पहले कर सकते हैं, बिकॉज 5 इंस्ट्रक्शंस में भी रजिस्टर 1 के अंदर आंसर्स आना रहते थे लेट से, और अभी वो 5वें साइकिल के बाद उसमें आंसर आएगा, तो तब आप छठे साइकिल में रजिस्टर 1 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हर इंस्ट्रक्शन के लिए उसी रजिस्टर की जो वैल्यू अगर आपको चाहिए तो +5 के बाद आप उसमें इस्तेमाल करें। R1 की अगर वैल्यू आपको दोबारा चाहिए तो 6 में से जाके आप उसको R1 को इस्तेमाल करें। आप ना दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं साइकिल में, ना तीसरे में, ना चौथे में, ना पांचवे में। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरह अगर दूसरी साइकिल में आपने कोई इंस्ट्रक्शन फेच की हुई थी तो 2 + 5 7th इंस्ट्रक्शन 7 साइकिल में जाके आप उसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। या पाइपलाइनिंग की डायग्राम की तरफ अगर आप देखें तो सेकंड साइकिल में जो आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 फेच हुई है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो वो छठे साइकिल में जाके एग्जीक्यूट होगी। ऐसा ही है ना, जरा दिमाग लड़ाएं। दूसरे पेज अगर फेच हुई है तो छठे में जाके क्या होगी, तो 7वें में आप उसको इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है, उससे पहले नहीं करें। तो इसका मतलब है कब इस्तेमाल कर रहे हैं, हर इंस्ट्रक्शन को कब +5 करके 7th साइकिल में आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर एक इंस्ट्रक्शन 20th साइकिल में लोड हुई है, इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, तो वो 20 + 5 25th पे जाके जोनसन आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 पे ना ही इस्तेमाल करें, 2 पे ना करें, 3 पे ना करें, 4 पे ना करें, 5th पे जाके दोबारा आप इस्तेमाल कर लें। कोई 99th लोकेशन पे अगर फेच हुई है, 99th साइकिल पे फेच हुई है, तो 99 + 5 104 पे जाके आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब कोई सी 5 इंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए हर इंस्ट्रक्शन के फेच होने के बाद जो उसके बाद इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हों, जो उस पर डिपेंड ना कर रही हों। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो ये एक इसमें तरीकाकार हो सकता है आपके सवाल का जवाब, ठीक है। सो प्रोसेसर एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो समटाइम जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए ना तो इसमें गैप रह जाता है। जो पाइपलाइन होती है ना उसमें क्या रह जाते हैं, बबल्स रह जाते हैं, इस तरह जिसको बबल्स भी कह सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस खाली रह जाती हैं। अगर तो मजबूरी बन जाए है कि अगली इंस्ट्रक्शन चाहिए ही चाहिए, तो उसमें फिर उसका वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, वो खाली रहती है जगह, ठीक है, डिले हो जाता है इन अदर वर्ड्स। सही है। अब आते हैं जरा इंटरप्ट रिस्क के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। ये जो एक सेकेंड में आपकी स्पेसिफिकेशन को भी एक दफा देख लूं। हेडिंग लिखिए, इंटरप्ट्स, इंटरप्ट हैंडलिंग ऑन रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसेस। हेडिंग लिखिए, इंटरप्ट हैंडलिंग ऑन रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसेस। इंटरप्ट हैंडलिंग ऑन रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसेस। अब इंटरप्ट क्या होता है? इट इज अ सिग्नल। इंटरप्ट क्या है? इट इज अ सिग्नल दैट इज सेंट फ्रॉम, या तो ये हार्डवेयर से भी सेंड किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर से भी सेंड किया जा सकता है। किसके लिए? फॉर द प्रोसेसर। A signal sent from hardware or software for the processor। क्यों सेंड किया जाता है? If it requires immediate attention, ठीक है। It is a signal sent from hardware or software for processor to acquire immediate attention। किसकी अटेंशन? ऑफ द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, उसके सिग्नल के हिसाब से जो काम परफॉर्म कर रहा होता है, समटाइम उसको इंटरप्ट को
वेटिंग स्टेज में लेके चला जाता है, वेट करवाता है उसको, और अपने जो काम कर रहा था उसी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और सम टाइम क्या होता है कि जो काम कर रहा था उसको छोड़ देता है बिल्कुल, और नए काम को जो इंटरप्ट आई होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, बिकॉज हर इंटरप्ट के साथ उसका एक अपना प्रायोरिटी नंबर होता है। वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूशन करवाता है या वेट करवाता है। इंटरप्ट इज अ सिग्नल जो हार्डवेयर से भी, पेरिफेरल डिवाइसेस से भी प्रोड्यूस हो सकता है, सॉफ्टवेयर के जरिए कोई हार्डवेयर मैल फंक्शन हो गया, कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ गया, सॉफ्टवेयर में कुछ वैल्यूज चाहिए थी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजा जाता है। उसको नहीं पता कि प्रोसेसर का इस वक्त स्टेटस क्या है, प्रोसेसर क्या कर रहा है इस वक्त, तो वो तो अपनी तरफ से एक सिग्नल भेज देता है